हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड इवनिंग। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ में सिलेबस जो इकाई 1 है, हिंदी साहित्य में जो इकाई 10 हैं उनका सिलेबस डिस्कस करेंगे कि हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ में कौन कौन सी इकाइयों से क्या क्या पूछा जाता है। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं इकाई 1 से 10 तक का सिलेबस। ठीक है, चलिए। इकाई 1 हिंदी भाषा और उसका विकास। इकाई 1 में हिंदी भाषा और उसका विकास है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि इतिहास से हिंदी कैसे चली आ रही है, इतिहास से हिंदी का क्या आज तक हिंदी किन किन परिस्थितियों में किन किन बोलियों या किन किन भाषाओं के माध्यम से आज हिंदी का रूप हमारे सामने आया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से हम बातें करेंगे। इसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आएंगी, मध्यकालीन आर्य भाषाएं आएंगी। ठीक है, फिर आएंगी इसमें मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उसमें पाली आएगी, प्राकृत आएगी, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और इनकी विशेषताएं। फिर उसके बाद में आएगी अपभ्रंश और अवहट है, ये अलग से टॉपिक है। अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध। ठीक है, फिर आएगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषा है और उसका वर्गीकरण किस किस प्रकार से किया गया है। फिर है हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी वर्ग में और उनकी बोलियां। फिर आएगा खड़ी बोली, ब्रज अवधि की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी। हिंदी, उर्दू, दक्षिणी और हिंदुस्तानी है, ये हिंदी के विविध रूप हैं। फिर आएगा हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था, हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था में खंडे और खंडितर। हिंदी की ध्वनियों का वर्गीकरण के आधार के ऊपर, हिंदी की जो ध्वनियाँ हैं उनका वर्गीकरण का आधार क्या है। हिंदी शब्द रचना में उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास। हिंदी की रूप रचना में लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप। हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा। संचार माध्यम और हिंदी, इसका क्या संबंध है। फिर कंप्यूटर और हिंदी का क्या संबंध है। फिर हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति है वो क्या है, और देवनागरी लिपि की विशेषताएं और मानकीकरण। फिर इकाई 2 में आता है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य दर्शन। जो हिंदी साहित्य इतिहास है उसका दर्शन, हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन में कौन कौन सी पद्धतियाँ हुई, जैसे विधेयवादी पद्धति है, काल कर्मानुसार पद्धति है, फिर वर्णानुक्रम पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति है। अलग अलग विद्वानों ने जो अलग अलग पद्धतियाँ लिखी हैं वो हैं। किन किन पद्धतियों के आधार के ऊपर उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस किस प्रकार से हुआ, जैसे आदिकाल हुआ, फिर भक्तिकाल हुआ, आदिकाल हुआ, फिर भक्तिकाल हुआ। भक्तिकाल के बाद में हमारा रीतिकाल हुआ, फिर आधुनिक काल हुआ। ठीक है, ये इस प्रकार से इनका काल विभाजन हो गया। और किन किन हमारे जो इतिहास है, हिंदी का साहित्य जो इतिहास इन्होंने लिखा था, उन्होंने किस किस नाम से इनको संबोधित किया है। फिर आदिकाल की विशेषताएं और उसकी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। आदिकाल में रासो साहित्य आते हैं। आदिकालीन हिंदी साहित्य में जैन साहित्य क्या था, सिद्ध और नाथ साहित्य,
अमीर खुसरो की हिंदी में कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य, ये सब हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में। ठीक है। फिर आया हमारा भक्ति काल। भक्ति काल में क्या आएगा? भक्ति काल में आएगा भक्ति आंदोलन के उदय, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। भक्ति काल, सोचिए, पहले आदिकाल था। आदिकाल में राजा महाराजाओं की प्रशंसा करते थे। कौन? जो हमारे जो कवि होते थे वो राजा महाराजाओं की प्रशंसा करते थे, उनको बढ़ा चढ़ा करके उनका गुणगान करते थे। उस प्रकार से वो राजाओं पर आश्रित होते थे हमारे कवि। फिर क्या हुआ? राजाओं ने उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया, तो हमारे कवियों ने भक्ति मार्ग को अपना लिया। फिर जैसे आदिकाल से हटे तो भक्ति काल में आ गए। भक्ति काल में क्या हुआ? भक्ति काल में भक्ति आंदोलन कैसे हुआ, उसके जो भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक कारण कौन कौन से थे। फिर भक्ति आंदोलन में अखिल भारतीय स्वरूप उसमें कैसा था, और अंतः प्रादेशिक विशिष्टम। अंतः प्रादेशिक मतलब क्या होते हैं? जो हमारे आपस में जो पहले जैसे राज्य होते हैं, राज्य को प्रदेश भी बोलते हैं, आप जानते हैं। तो आपस में जो अंतर प्रादेशिक क्या होता था कि एक राजा दूसरे राजा के ऊपर मतलब या तो किसी सुंदर राजकुमारी के कारण युद्ध होता था, या फिर उनकी उस क्षेत्र को वो दूसरा राजा था वो हरण करना चाहता था, छीनना चाहता था उससे। तो इस प्रकार से अंतर प्रादेशिक वैशिष्ट्य भी था उसमें। फिर क्या है? भक्ति काव्य में सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, वहाँ पे समाज में लोग रहते थे वो किस प्रकार के थे, संस्कृति उनकी कैसी थी, उसकी पृष्ठभूमि। फिर आलवर संत आपको पता है 12 हुए हैं, उनके बारे में। और भक्ति काव्य में प्रमुख संप्रदाय कि भक्ति काव्य में कौन कौन से प्रमुख संप्रदाय थे और उनका वैचारिक आधार। निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य। निर्गुण कवि कौन से हैं और सगुण काव्य कौन से हैं और उनका काव्य। ठीक है। फिर उसके बाद में आता रीतिकाल। रीतिकाल में क्या था? रीतिकाल में श्रृंगार को ज़्यादा महत्व दिया गया था। रीतिकाल में सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, इसमें 3 प्रकार के कवि हुए हैं। रीतिबद्ध हुए हैं, रीति सिद्ध हुए हैं, रीति मुक्त हुए हैं। इनके बारे में हम डिटेल्स से जानेंगे, लेकिन अभी हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। फिर रीति जो कवि थे उनका आचार्यत्व कैसा था। फिर रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनके काव्य, कौन कौन से उनके काव्य थे। फिर हमारा आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में हमारे आते हैं हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। भारतेंदु पूर्व हिंदी, क्या हो गया इसको, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग। उसके बाद में आगे आते हैं हम, इकाई 3 आती है हमारे साहित्य। आधुनिक के बाद में इसमें और भी आते हैं भाई, सॉरी 1 मिनट रुकिए आप। हाँ, ये रहे। इसमें आते हैं पत्रकारिता का आरंभ कैसे हुआ था ना। पत्रकारिता का आरंभ कैसे हुआ था? 19वीं शताब्दी में हिंदी पत्रकारिता आधुनिकता की अवधारणा। उसके बाद में आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को क्या, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि। ओके। फिर आता है छायावाद। छायावाद काव्य प्रमुख विशेषताएं। छायावाद के प्रमुख कवि छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं,
छायावाद के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उनके प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवाद काव्य और उनके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता के कवि, समकालीन कविता, वर्ष 2000 तक समकालीन साहित्य पत्रिकाएं। फिर आता है अपना हिंदी साहित्य में गद्य विधाएं। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं कौन कौन सी थी? हिंदी साहित्य में गद्य विधाएं आती हैं हिंदी उपन्यास में आता है भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद के पूर्व के उपन्यास, प्रेमचंद और उनके युग के उपन्यास और प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार वर्ष 2000 तक। फिर है हिंदी कहानी। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन और प्रमुख कहानीकार। फिर आता है हमारा हिंदी नाटक। हिंदी नाटक में आते हैं हिंदी नाटक और उनका रंगमंच, विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक। प्रमुख नाट्य कृतियाँ, प्रमुख नाटककार वर्ष 2000 तक के ही अपने सिलेबस में दे रखे हैं। हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच और नुक्कड़ नाटक। ये ह्यूमन एरर कहीं कहीं पे आ रहा है तो उसको आप समझदार हैं, ज़्यादा दिमाग से न लगाएं, अपने सिलेबस पे ध्यान दीजिएगा। हिंदी निबंध। हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार, हिंदी आलोचना, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उनके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक। ओके। फिर उसके बाद में आती है हिंदी की अन्य गद्य विधाएं। हिंदी की अन्य गद्य विधाओं में आता है रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृतांत, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज, डायरी। फिर आता हिंदी का प्रवासी साहित्य जिसमें अवधारणा और प्रमुख साहित्यकार। इकाई 2 है, ये थोड़ी बहुत बड़ी है ना, बहुत बड़ी इकाई है। इनके कम से कम हो सके तो लगभग 60 से 70 के बीच में इसके वीडियो आएंगे, क्लासें बनेंगी। 60 से 70 के बीच में क्लासें बनेंगी। कोशिश करूँगी कि आपको शायद 3-3, 4-4 क्लासें एक दिन में एक साथ करवा सकूं तो ठीक रहेगा। चलिए, इकाई 3 साहित्य शास्त्र। ओके, इकाई 3 में साहित्य शास्त्र है। इसमें देखिए काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। फिर आते हैं प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत जैसे रस संप्रदाय, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। फिर आता रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष। फिर आता प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन और विरेचन सिद्धांत। फिर आता है वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कोलरिज कल्पना और फैंटेसी। उसके बाद में आता है टी.एस. इलियट और निर्व्यक्तिकता काव्य सिद्धांत और परंपरा की अवधारणा। आई.ए. रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा का सिद्धांत और रूसी रूपवाद। उसके बाद में आती है नई समीक्षा में मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक, बिंब। इनको हर एक को मैं अलग अलग आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगी, बहुत अच्छी तरह से, ताकि आपको समझ में भी आए और आपको हाथों हाथ आपको याद भी हो जाए। ओके। इकाई 4 में आती है अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि। सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप वीडियो को पॉज करके आराम से, अगर आप तन और मन से यूजीसी नेट प्लस जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप पहले अपनी जो डायरी है उसमें पहले जो अपना पाठ्यक्रम है उसको लिख लीजिए। लिखना भी इस प्रकार से है कि आपको पूरा पाठ्यक्रम अपने माइंड में, अपने दिल में और अपनी जबान पे
अपनी जुबान पे भी आपको डिस्कस, मतलब आपको याद होना चाहिए कि मुझे सिलेबस याद है। अगर आप मानिए कि आपको सिलेबस याद हो गया यूजीसी नेट जेआरएफ का, तो आप मान लीजिए कि आपको 20% नंबर तो फ्री में मिल गए। ओके, इस बात को आप ध्यान रख लीजिए प्लीज़, ठीक है। चलिए, फिर है आपका इकाई 4, वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। हिंदी नवजागरण, इसमें खड़ी बोली आंदोलन और फोर्ट विलियम कॉलेज। फिर है भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, फिर है गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवादी, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद। ये सब जो दे रखे हैं ना, ये सब हैं कि हिंदी पर इनका क्या प्रभाव पड़ा है ना। उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श, इस अस्मितामूलक विमर्श में दलित हो गए, स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जो कमज़ोर वर्ग थे, उनके ऊपर हिंदी साहित्य में क्या लिखा गया है, क्या उनकी परिस्थिति के बारे में बताया गया है। फिर देखिए, इकाई 5 में हिंदी कविता है। अब मेरे कहने का मतलब आप समझो, जैसे आपको ये पृथ्वीराज रासो है, सूरदास जी के भ्रमर गीत हैं, कबीरदास जी के हैं, ये इसलिए मैं बोल रही थी कि आपको ये सिलेबस याद होगा तो आपको ये होगा कि अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ जहाँ पे आएंगे, आप ऑप्शन में से हाथों हाथ टिक करेंगे कि पहेलियाँ और मुकरियों की बात किसने की थी, अमीर खुसरो ने, है ना। तो इस प्रकार से सिलेबस आपको ज़रूर याद कर लेना है, ठीक है, मेरी आपसे एडवाइस है ये। इकाई 5, हिंदी कविता। हिंदी कविता में कौन कौन से आते हैं देखिए, पृथ्वीराज रासो का रेवा तट आता है, ठीक है। और फिर अमीर खुसरो में खुसरो जी की पहेलियाँ और मुकरियाँ आती हैं, बहुत इजी वे में याद हो जाएंगे आपको, मैं आपको याद कराने की खूब पूरी कोशिश करूँगी। विद्यापति की पदावली, जिसके संपादक थे डॉक्टर नरेंद्र झा जी, इनकी पद संख्या 1 से 25 तक है। ओके, कबीरदास जी के हैं जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनकी पद संख्या 160 से 209 तक आपके सिलेबस में। फिर है जायसी ग्रंथावली, ये रामचंद्र शुक्ल जी की है, जिसमें नागमती जो वियोग खंड है उसको इसमें लिया गया है। सूरदास जी का जो भ्रमर गीत सार है, जिनके संपादक थे रामचंद्र शुक्ल जी, उनकी पद संख्या 21 से 70 ली गई है। और तुलसीदास का रामचरित मानस है, रामचरित मानस में भी उत्तरकांड को लिया गया। ओके, फिर उसके बाद में इकाई 5 के ही हैं ये, चलिए देखते हैं। आपको दिखाई तो दे रहा होगा अच्छे से स्पष्ट, इसकी मैं PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, आप उसमें से देख के और अपने नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिएगा। ओके, चलिए, बिहारी सतसई के संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, इनकी दोहा 1 से 50 तक। घनानंद कवित विश्वनाथ मिश्र जी का है, कवित संख्या 1 से 30। मीराबाई की है, संपादक हैं इसके विश्वनाथ त्रिपाठी जी, प्रारंभ से 20 पद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रिय प्रवास है। मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती साकेत है, नवम सर्ग है। ये देखिए प्रिय प्रवास, इसमें ये 1914 में लिखा गया था, भारत भारती है ये 1912 में लिखा गया था, साकेत है ये 1931 में लिखा गया था। आंसू, कामायनी, ये आपकी डेट याद हो जाएंगी ना आपको, तो हाथों हाथ इसी में याद हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद जब सिलेबस को करवाएंगे तब आंसू और कामायनी हो गई, निराला जी की जूही की कली हो गई, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुत्ता, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। फिर है सुमित्रा नंदन पंत जी की परिवर्तन और प्रथम रश्मि। अब ये देख लीजिए, यहाँ से निराला जी के आ जाएंगे, जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, 4 ऑप्शन
4 ऑप्शन इनमें से आ जाएं, 3 ऑप्शन और एक आ जाए, जैसे इनकी आ गई मैथिली शरण गुप्त जी की, तो आपसे पूछेंगे कि निराला जी की इसमें से कौन सी नहीं है, तो आप भारत भारती पे लगा दोगे। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, है ना। महादेवी वर्मा की है, बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, है ना। फिर है मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर है फिर विकल हैं प्राण मेरे, फिर है यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, फिर है द्रुत जरो झरो जगत के जीर्ण पत्र। रामधारी सिंह दिनकर जी की है उर्वशी, जो तृतीय अंक है रश्मि रथी। उर्वशी का तृतीय अंक है और रश्मि रथी है इसमें। फिर नागार्जुन के हैं, देखो कालिदास है, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद खुरदरे पर शासन की बंदूक मनुष्य हूँ, देखो इनकी 6 हैं। कालिदास, बादल को घिरते देखा 2, अकाल और उसके बाद 3, खुरदरे पर 3, 4, शासन की बंदूक 5 और मनुष्य हूँ 6। देखिए इनमें से 3 आ जाएंगी, एक और किसी और की आ जाएगी, तो आपको सिलेबस याद है तो आप झट से आप आंसर लगाएंगे ये इनकी नहीं है, है ना। तो इसलिए सिलेबस याद करना जरूरी है। फिर देखिए सच्चिदानंदवाद हीरानंदवाद सेनाज्ञ जी की, देखिए कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, क्या बोलते हैं इसको, हाँ यही है ना, ये यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, यह दीप अकेला, फिर है हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा कितनी नावों में कितनी बार। फिर है भवानी प्रसाद मिश्र जी के गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल, मुक्तिबोध में भूल गलती, ब्रह्म राक्षस अंधेरे में, धूमिल नक्सलवाड़ी, धूमिल जी की हैं, नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। फिर आते हैं हमारे इकाई 6 में हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास में आते हैं, देखिए पंडित गौरीदत्त शर्मा हैं, इनकी है देवरानी जेठानी की कहानी, है ना। फिर आता लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद जी का लाला श्रीनिवास दास जी परीक्षा गुरु है, ये हमारा हिंदी का उपन्यास फर्स्ट उपन्यास माना जाता है। फिर प्रेमचंद जी का गोदान है, फिर अज्ञे जी की शेखर एक जीवनी है, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बाण भट्ट की आत्मकथा है, फणीश्वर नाथ रेणु का मेला आंचल है, यशपाल जी का झूठा सच है, अमृतलाल नागर जी का मानस का हंस है, और भीष्म साहनी जी का तमस है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है श्री लाल शुक्ल जी का राग दरबारी है, कृष्णा सोबती जी का जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी जी का आपका बंटी, और जगदीश चंद्र जी का है धरती धनना अपना। फिर इसके बाद में आता है इकाई 7। इकाई 7 में आती हैं हमारी हिंदी कहानियाँ, बहुत ही अच्छी कहानियाँ हैं इनमें, बहुत ही सुंदर और हमारे जीवन में सीख देने वाली आई ये सारी कहानियाँ हैं। देखिए इकाई 7 में है हिंदी कहानियाँ, जिसमें राजेंद्र बाला घोष है, जिसे बंग महिला कहा गया है। इन्होंने दो कहानियाँ लिखी हैं, एक तो चंद्रदेव से मेरी बातें जो कि 1904 में है, और दुलाई वाली 1907 में है। माधवराव सप्रे एक टोकरी भर मिट्टी जो 1901 में लिखी गई है। फिर है सुभद्रा कुमारी चौहान राही की कहानी है, जो कि हमारे देश के विभाजन के समय हमारे जो नेता लोग थे, जो अपने आप को इतना बड़ा समझते थे कि वो जेल में जाने के बाद में वो ये सोचते थे कि हम इतनी बार जेल की यात्रा करके आ गए हैं। तो इसके बारे में अनीता है, इसमें अनीता नाम की एक लेडीज है जो राही है, ये एक मजदूरी भी नहीं करती, ये मागरोरी जात की महिला है, जो इसलिए जेल में आ गई कि उसने अपने भूखे बच्चों के लिए उसने भोजन चुराया था। तो हम सभी पढ़ेंगे, आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से याद हो जाएगी आपको। फिर देखिए प्रेमचंद जी का ईदगाह है, जो हम तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते थे, वो हामिद वाली। फिर है दुनिया का अनमोल रतन, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ। राधिका रमन प्रसाद की कानों में कंगना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप है। और फिर उसके बाद में जैनेन्द्र जी का है अपना अपना भाग्य, और फणीश्वर नाथ रेणु जी का तीसरी कसम और लालपान की बेगम। अज्ञे जी का है गैंग्रीन। शेखर जोशी का है कोसी के घटवार। ये कहानियाँ हैं सभी। भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया और जीप की दावत, और कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया। हरिशंकर प्रसाद परसाई जी का है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, और ज्ञान रंजन जी का है पिता, और कमलेश्वर जी की है कहानी राजा निर्बंसिया, है ना। और निर्मल वर्मा जी के हैं परिंदे। फिर उसके बाद में आता है हमारी इकाई 8। इकाई 8 में है हिंदी नाटक। इसमें आता है
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के 2 नाटक हैं इसमें, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। जयशंकर प्रसाद जी के चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है और ध्रुव स्वामिनी। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी 3 नाटक हैं इनके, बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर नाटक हैं। और धर्मवीर भारती जी का है अंधा युग। लक्ष्मी नारायण लाल का है सिंदूर की होली, बहुत ही प्यारा नाटक है। मोहन राकेश के आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। हबीब तनवीर जी का है आगरा बाजार। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है बकरी। और शंकर शेष का है एक और द्रोणाचार्य। और उपेंद्र नाथ अस्क का है अंजो दीदी। और मन्नू भंडारी का है महाभोज। ओके, उसके बाद में आता है हमारा हिंदी निबंध। हिंदी निबंध में देखिए, हिंदी निबंध में कौन कौन से हैं, चलिए। हिंदी निबंध में है, भारतेंदु जी के द्वारा लिखित निबंध है दिल्ली दरबार दर्पण और भारतवर्षोन्नति कैसे हो। फिर है प्रताप नारायण मिश्र शिव मूर्ति, इनका ये निबंध है। फिर बालकृष्ण भट्ट का है शिव शंभू के चिट्ठे। रामचंद्र शुक्ल जी का है कविता क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है नाखून क्यों बढ़ते हैं। विद्यानिवास मिश्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अध्यापक पूर्ण सिंह का है मजदूरी और प्रेम। और कुबेरनाथ राय का है उत्तर फाल्गुनी के आसपास। और है विवेक राय जी का है उठ जाग मुसाफिर। और नामवर सिंह का है संस्कृति और सौंदर्य। फिर उसके बाद में आती है इकाई 10। इकाई 10 में है हमारे आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएं। इसमें है राम वृक्ष बेनीपुरी की है माटी की मूर्तें। फिर है महादेवी वर्मा जो ठकुरी बाबा की है। तुलसीदास मुर्दैया है। शिवरानी जी की प्रेमचंद घर में है जो प्रेमचंद जी के ऊपर ही है। मन्नू भंडारी जी की एक कहानी यह भी। विष्णु प्रभाकर की है आवारा मसीहा। हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं। रमणिका गुप्ता की है आप हुदरी। और हरिशंकर परसाई की है भोला राम का जीव। कृष्णचंद्र की है जामुन का पेड़। दिनकर की है संस्कृति के 4 अध्याय। मुक्ति बोध जी की है एक लेखक की डायरी। राहुल सांकृत्यान की है मेरी तिब्बत यात्रा। और आज्ञा जी की है अरे यायावर रहेगा याद। ये आपका सिलेबस था। आज मैंने सिलेबस डिस्कस किया आपसे और ये मेरा पहला वीडियो था। अगर इसमें आपको कोई मेरे साउंड से संबंधित या फिर मेरी लैंग्वेज से या फिर मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया हो तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, रियली सॉरी। ओके, चलिए, आपका दिन शुभ रहे और आप ये ऐसे ही यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करते रहें और आपका जल्द ही यूजीसी नेट और जेआरएफ दोनों ही क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।